नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी एसेंशियल टू नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी के मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो आप देखोगे केसीएल केवीएल यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे केसीएल केवीएल का एप्लीकेशन होगा ही होगा। अब इसमें जो मेन कंफ्यूजन होता है, जो सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत आती है, वो आती है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सो देयर आर जितने भी लोग होंगे ना, उनका केसीएल केवीएल यूज करने का अलग अलग तरीका होगा, उसी में ही कंफ्यूजन होता है, उसी की वजह से दिक्कत आती है। सो आई डोंट वांट यू टू फॉलो द रूल दैट आई फॉलो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप करिए, मैं बस ये बोल रही हूँ कि एक बेसिस बना लीजिए, एक कंसेप्ट बना लीजिए, सारे क्वेश्चंस में उसी तरह से इसको अप्लाई करिए, तो आपका सारा जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। इफ़ यू कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो कंफ्यूजन होगा और चांसेस है कि गलत हो जाए, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ का बेस क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर ईएससी के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो वहां पे ये डायरेक्टली पूछ सकता है, बेसिस ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम क्रिएट कर सकते हैं। टोटल चार्ज जो है किसी सर्किट का वो कंजर्व्ड रहेगा, वो प्रिजर्व्ड रहेगा, यानी कि जितना भी चार्ज उस सर्किट में आ रहा है उतना ही चार्ज सर्किट को लीव करेगा, ठीक है। एंड करंट इज व्हाट? नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, करेक्ट, dq by dt। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज अ नोड, सो दिस इज अ नोड। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर चार्ज को ना मैं क्रिएट ना मैं डिस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, तो मैं क्या कह रही हूँ, जितना भी चार्ज इस नोड में एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज इसको लीव करना चाहिए, ठीक है। अगर चार्ज कंजर्व्ड है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी कि करंट भी कंजर्व्ड होना चाहिए, which is what do I mean? Current entering the node should be equal to current leaving the node। अब देखिए इसमें entering current कौन कौन से हैं? I1 is an entering current। entering current मतलब कि I1 का आप arrow देख रहे हैं, डायरेक्शन देख रहे हैं, it is going towards the current node, ठीक है। तो I1 is an entering current, I2 is a leaving current, तो इसको मैं माइनस I2 लिख सकती हूँ। I3 अगेन एक entering current है तो प्लस I3, I4 अगेन लीविंग करंट है तो माइनस I4, I5 इज एन एंटरिंग करंट तो प्लस I5, I6 इज अ लीविंग करंट तो माइनस I6 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट इज KCL, सिंपली KCL यही है। अब इसमें देखो एक चीज और जो आप देख सकते हो, अब इसमें क्या है, दो तरीके थे, या तो ये था कि मैं सारे एंटरिंग करंट एक तरफ लिखती, सारे लीविंग करंट एक तरफ लिखती इज इक्वल टू के, ठीक है, और सबको पॉजिटिव रखती, या फिर अगर मैं एक ही साइड लिख रही हूं तो मैं एंटरिंग को पॉजिटिव लीविंग को नेगेटिव रखूंगी, ठीक है। अब आप उल्टा कन्वेंशन भी चूज कर सकते हैं, बट जस्ट स्टिक टू दैट, ठीक है, आप उसको ही फिर हमेशा फॉलो करिए, दैट इज इट, ठीक है। तो यही है सिंपल KCL, बस यही है और कुछ नहीं है। तो इसमें अगर दो ही एलिमेंट कनेक्टेड है कहीं पे तो उसको हम बोलते हैं सिंपल नोड, और अगर दो से ज्यादा एलिमेंट है यानी कि अगर किसी नोड से 3 ब्रांचेस जा रही है तो उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल नोड, ठीक है, दैट इज इट। उसके अलावा अब इसमें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर किसी सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में तो क्या होता है, हाउ डू वी अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ देन? सो आई एम टेकिंग अ कॉमन सर्किट, ठीक है, ये एक कॉमन सर्किट में ले रही हूँ विद करंट सोर्स I। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ठीक है, ओके आई चेंज इट। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोज इन फर्स्ट केस आई एम अप्लाइंग अ रेजिस्टेंस, तो व्हाट आई एम सेइंग कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अगर मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, ठीक है, तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम। अगर मैं आपको पूछूं वोल्टेज अक्रॉस R1 और वोल्टेज अक्रॉस R2, दैट इज गोइंग टू बी सेम, ओके। जो भी
वोल्टेज होगा R1 R2 के क्रॉस सेम होगा, बट नॉट द केस विद करंट। करंट जो होगा, जो टोटल करंट I है, वो यहाँ पर देखो, इस नोड पर देखो, जो करंट I है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 I2। अब कैसे डिवाइड होता है हमें पता है, जहां कम रेजिस्टेंस होगा वह करंट ज्यादा आएगा। कम रेजिस्टेंस मतलब कि जहां पर कम रुकावट होगी वहां ज्यादा करंट चला जाएगा, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 कितना हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं एक्चुअली। अगर आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। टोटल करंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। इसका वोल्टेज अगर निकालना चाहूंगी मैं तो आई हैव टू मल्टीप्लाई विद R1 करेक्ट, टोटल करंट को। तो उस वहीं से अगर मुझे करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज अपॉन R1 करना होगा, तो वहीं से आता है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई टोल्ड यू ना, जो फॉर्मूला है 1 अपॉन R इज इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसी को यूज करके आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, इसी से करंट डिवीजन आता है। हर बार हम उतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करते हैं, तो आप इसको सिंपली याद रखिए। अगर दो पैरेलल में है रेजिस्टेंस तो इसके थ्रू करंट जो होगा पहले रेजिस्टेंस के थ्रू, उसके लिए आई टेक द सेकंड रेजिस्टेंस और दूसरे वाले के लिए आई टेक द फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस। सो दिस इज इट। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं बात करूं इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस में भी यही होता है, इंडक्टेंस में बिल्कुल सेम रहता है। एवरीवेयर आई जस्ट रिप्लेस दिस R विद L, ठीक है। इस R को हर जगह L से रिप्लेस कर दूंगी मैं, करेक्ट। यहाँ पे मैं आई एम टेकिंग L1, आई एम टेकिंग L2, तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, एंड सिमिलरली I1 इज गोइंग टू बी L2 अपॉन L1 प्लस L2 एंड I2 इज गोइंग टू बी L1 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के लिए और इंडक्टर के लिए सेम रहता है, इंडक्टर रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल सेम है सारी चीज। वेयर एज इन द केस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में क्या होगा, अगर मैं इसी तरह से कैपेसिटर को अटैच करूं तो देखो क्या होगा। कैपेसिटर के केस में बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज कंजर्व्ड रहता है। जैसे इसमें हम बोलते हैं ना कि वोल्टेज सेम रहता है, तो कैपेसिटर के केस में चार्ज रिमेन्स सेम, ठीक है, चार्ज रिमेन्स सेम। तो कैपेसिटर के केस में इफ आई प्लेस अ करंट सोर्स हियर एंड आई एम प्लेसिंग टू कैपेसिटर्स हियर, आई एम प्लेसिंग टू कैपेसिटर्स हियर, और अगर मैं बोल रही हूँ कि इनमें करंट्स है I1 एंड I2, तो देखो यहाँ पर I1 का वैल्यू क्या हो जाता है, I1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I, ठीक है, एंड I2 का वैल्यू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I। क्यों यहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि आपको याद होगा फॉर्मूला, कैपेसिटर में जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज Q इज इक्वल टू CV, है ना, Q इज इक्वल टू CV। इसका मतलब चार्ज डिवाइड होता है इन अकॉर्डिंग्स टू द कैपेसिटेंस, ठीक है। चार्ज अगर कैपेसिटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेयर एज वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस और इंडक्टर ऐसा नहीं है, वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारे जब हम करंट डिवीजन करते हैं तो दूसरे वाले रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस में डिपेंड करता है। ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो कैपेसिटेंस अगर मैंने पैरेलल में लगाया है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जैसा कैपेसिटेंस में पैरेलल में होता है वैसा रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है, सेम टू सेम, ठीक है। इस तरह से हम वोल्टेज डिवीजन करते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस का, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, वैसे कैपेसिटेंस में पैरेलल में होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीजें आप याद रखिए। इंडक्टर रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है, कैपेसिटेंस के लिए रिवर्स हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इट्स नाइस क्वेश्चन।
तो उससे थोड़ा सा जो है फाइनल क्लैरिटी आ जाएगा आपको केसीएल का। तो ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक वोल्टेज सोर्स दिया है। देव गिवन अ वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स है ऑफ 27 वोल्ट। हेयर देव गिवन अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है ऑफ 3 ओम। ठीक है, अगेन आई हैव गॉट अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम हेयर एंड यहाँ पर आई हैव गॉट अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम अगेन। ठीक है, यहाँ पर आई हैव गॉट एन इंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर आई हैव गॉट एन इंडक्टर एंड देयर इज दिस करंट, ये करंट है आई नॉट, इसका वैल्यू मेरे से पूछा है। ठीक है, सो दे आर आस्किंग यू द वैल्यू फॉर दिस करंट आई नॉट हियर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया इंडक्टर, मैंने यहाँ पर सोर्स जो अप्लाई किया दैट इज अ डीसी सोर्स। ठीक है, तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू अंडर स्टेडी स्टेट, सी आई रिकमेंड जब भी मैं कोई क्वेश्चन लेती हूँ 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके टेक सम टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप खुद से निकाल लें। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप सोल्यूशन देखिए, या खुद से सॉल्व हो भी रहा है तो उसके बाद सोल्यूशन देखिए। करेक्ट, सो अंडर स्टेडी स्टेट और फॉर डीसी सोर्स इंडक्टर तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पे इंडक्टर लगाया है, इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी शॉर्ट सर्किट। करेक्ट, तो मतलब कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसके बाद मुझे ये फाइंड करना है कि यहाँ से करंट कितना जा रहा होगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये अगर एक सिंपल वायर है, तो मुझे ये बताइए कि क्या मुझे मिल रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या हो गया। इसका मतलब कि ये जो 6 और 3 ओम है ये पैरेलल में आ जाएंगे, दे विल बी इन पैरेलल। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 और 3, 6 into 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, 2 ओम। ठीक है, 2 ओम। करेक्ट, सिमिलरली ये जो दोनों है ये भी पैरेलल में आ जाएंगे। करेक्ट, ये भी पैरेलल में आ जाएंगे। देखो, ये अगर शॉर्ट सर्किट हो गया ना, अगर बीच में ये नोड शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब कि ये एक पॉइंट बन गया, मतलब 6 और 3 ओम का। मैंने आपको क्या बताया था पैरेलल में चेक करने का तरीका, कि सेम 2 पॉइंट्स के बीच में होने चाहिए रेजिस्टेंस। ये भी सेम पॉइंट है और ये भी सेम पॉइंट है, यानी ये पैरेलल में है, सिमिलरली ये पैरेलल में है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, 1 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरे सर्किट का, यहाँ पर मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 + 1 3 ओम। 3 ओम इक्वल टोटल रेजिस्टेंस आ गया, 27 वोल्ट अप्लाई किया है, यानी कितना करंट जा रहा होगा यहाँ पर, टोटल करंट कितना इस सर्किट में होगा, 9 एम्पियर। अब वो 9 एम्पियर कहाँ जाकर डिवाइड होगा, 9 एम्पियर जाकर डिवाइड होगा इन दोनों ब्रांचेज में। राइट, यहाँ जाकर वो डिवाइड होगा। किस तरह से डिवाइड होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, तो मुझे बताओ 6 ओम में कितना करंट जाएगा, पैरेलल में है ना, तो हाउ डू यू कैलकुलेट, 3/3 + 6। अभी जस्ट नाउ वी हैव टेकन, राइट, 3/3 + 6 into 9। ठीक है, यानी 3 एम्पियर। ठीक है, तो यानी इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर यहाँ गया, तो 6 एम्पियर यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप, एक ही बात है। अगेन देखो यहाँ पर देखो, अब इस ब्रांच में 3 एम्पियर, इसमें 6 एम्पियर। अब आगे, इसके आगे क्या होगा, जब यहाँ पर करंट दोबारा से आएगा, फिर इन ब्रांचेस में कितना जाएगा, दोनों ब्रांचेस में कितना करंट जा रहा होगा। यहाँ पर देखो, क्योंकि ये इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में, आई कैन से करंट यहाँ इक्वली डिवाइड होगा, 4.5 एम्पियर 4.5 एम्पियर। अब कोई भी एक नोड पकड़ लो, ये नोड पकड़ लो, चाहे कहीं पे भी कोई भी नोड पकड़ लो, और आई नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो। इस नोड पे केसीएल लगा रही हूँ मैं, इस नोड पे। ठीक है, आई एम अप्लाइंग केसीएल ऑन दिस नोड। इसका कुछ भी नाम दे दो, नोड ही नाम दे दो, चलो। ठीक है, केसीएल ऑन नोड
ठीक है, तो देखो अभी मैंने क्या बताया, सारे एंटरिंग करंट एक तरफ, लीविंग एक तरफ रख लो, या फिर विद साइंस देख लो। मैं विद साइंस बना रही हूँ इक्वेशन। 3 एम्पियर इज एन एंटरिंग करंट, सो आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव। आई नॉट इज अ लीविंग करंट, I naught is a leaving current, so I write minus I naught, also minus 4.5, क्योंकि 4.5 भी एक लीविंग करंट है। ठीक है, अब I naught के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, तो यू गेट माइनस 1.5 एम्पियर, माइनस 1.5 एम्पियर। जब मैं आंसर को इनपुट करूंगी, चाहे वो ये MCQ क्वेश्चन हो चाहे NAT क्वेश्चन हो, मैं आंसर माइनस 1.5 ही दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में I नॉट का डायरेक्शन दे दिया है। ठीक है, ऑलरेडी देव इंडिकेटेड कि I नॉट का डायरेक्शन इस तरह से दिया है। अब उसी डायरेक्शन को अज्यूम करके मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी डायरेक्शन को अज्यूम करके वैल्यू माइनस 1.5 आया, इसका मतलब कि मैं माइनस 1.5 ही आंसर दूंगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक। यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेंगे या फिर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे कि पहले आई नॉट का डायरेक्शन कुछ अपनी तरफ से अलग कंसिडर कर ले, फिर वो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, फिर वो आंसर में इनपुट करने के लिए चेंज करे। कुछ नहीं करना है, जो भी डायरेक्शन आपको दे दिया, चाहे आपको कितना भी वो इलॉजिकल लग रहा है, उसको वो ही कंसिडर करिए। उसके बाद उसको यूज करते हुए प्लस माइनस जो भी आंसर आता है वो ही सिंपली आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। करेक्ट, दैट्स राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, पूरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस है KCL के विल बी टेकिंग इन डिटेल। PYQ सारे हमने सॉल्व किए हैं, यू कैन जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट एक्सेस टू कंप्लीट PYQs जो लास्ट 5 years के हैं, तो दैट विल बी जस्ट अपलोडिंग इन अ शॉर्ट वाइल। करेक्ट, सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। इस सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या फिर कुछ समझ नहीं आया या कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट टेल अस इन कमेंट्स और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर ईमेल आईडी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगर कोई जनरल डाउट है, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देन एंड देयर ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द प्रेप बडी। Thank you so much.